तो एक कवि हुए जिनका नाम है नागार्जुन, वैद्यनाथ नाम है उनका, वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र, और नागार्जुन उनका उपनाम है। उन्होंने ही ये कविता लिखी है, और खासकर जो वो कविताएं लिखती वो प्राकृतिक कविताएं हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई, और साथ ही जो लोग पीड़ित लोग हैं, पीड़ित मानव जैसे मजदूर, भिखारी या कोई भी जो पीड़ित है, उनके बारे में उन्होंने ज़्यादा कविताएं लिखी ज़्यादा। तो इस कविता का नाम है मेघ बजे फूले कदम। तो इसमें दो कविताएं हैं, दोनों कविताएं एक दूसरे से कोरिलेट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कविताएं दो हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए इस समय बरसात का मौसम चल रहा है। भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। तो देखिए जब बहुत गर्मी पड़ती है तो लोग इच्छा करते हैं, आशा करते हैं, और मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु, यहाँ तक कि वनस्पति, पेड़ पौधे भी ये आशा करते हैं, इच्छा करते हैं कि हमें बारिश हो जाए, बरसात हो जाए। बरसात होने के बाद जब बहुत दिनों तक बरसता रहता, फिर लोग उससे भी ऊब जाते हैं, फिर कहते हैं कब खुलेगा। तो कविता के माध्यम से कवि ने दोनों ही स्थितियों का वर्णन किया है कि धिन धिन धा धमक धमक। देखिए बादल जब गरजते हैं तो गर्जन तो सभी लोगों ने सुनी होगी, कभी कभी तो इतनी तेज गरजते हैं कि अच्छे अच्छे डर जाते हैं, बादल इतनी तेज गरजते हैं। अब देखिए कवि ने जो है उस आवाज़ को संगीतमय, धिन धिन धा धमक धमक, मेघ बजे, जैसे घड़ी बजती है कितने बजे टाइम होता है, घंटा बजा, ढोलक बजी, वाद्य यंत्र बजते, तो यहाँ पर बादलों की आवाज़ है धिन धिन धा धमक धमक। जब हम लोग तबले पे जब आवाज़ निकालते तो वहाँ भी धिन धिन धिक तन आवाज़ ऐसे निकलती है। यहाँ पे धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। दामिनी यह गई दमक, दामिनी कहते हैं बिजली को, बिजली का पर्यायवाची है दामिनी। तो दामिनी ये गई दमक, दमक का मतलब चमक, मेघ बजे, बिजली भी चमकती और मेघ भी बजे। अच्छा ये बताइए, कभी आपने देखा होगा कि बिजली पहले चमक जाती फिर आवाज़ थोड़ी देर में सुनाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता? जबकि एक साथ पटाखा जब फूटेगा तो जब उस फूटता है तभी तो आवाज़ होती, तभी रोशनी होती। ऐसा तो है नहीं कि पटाखा फूट जाए, रोशनी पहले हो जाए, फिर आवाज़ 1 मिनट के बाद हो, एक साथ होती है। लेकिन हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि बिजली चमकती पहले, फिर आवाज़ कहो लग जाए आधा मिनट नहीं कहो 15 सेकंड के बाद फिर आवाज़ सुनाई पड़े, 10 सेकंड के बाद आवाज़ सुनाई पड़े, ऐसा क्यों होता मालूम है? देखिए बादल हमसे काफ़ी दूर होते हैं, कई किलोमीटर। अब जब बादल वहाँ कड़कते हैं तो आवाज़ और रोशनी एक साथ होती है, लेकिन प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है। प्रकाश तेज चलता है तो हुआ तो वहाँ एक साथ, लेकिन प्रकाश हमारे पास जल्दी पहुँच आ गया, और ध्वनि की चाल धीमी है तो ध्वनि देर में आती, जबकि ये घटना एक साथ घटती। खैर ये विज्ञान की बात थी, साथ में बताइए। दिन दिन दा धमक धमक मेघ बजे, दामिनी ये गई दमक, मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला। अब देखिए जब बारिश होने वाली होती है, बादल, देखिए प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं उन्हें, प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं, मनुष्य अब अप्राकृतिक हो गया, मनुष्य आर्टिफिशियल, उसके बाद बहुत चीज़ें, और जबकि जीव जंतु वनस्पति वो सब प्रकृति पे ही निर्भर, प्रकृति से जुड़ी है, उन्हें सब पहले से ही एहसास हो जाता है। बारिश होने वाली होगी तो चींटियाँ निकल आती हैं, चींटियों को पता चल जाता बारिश होने वाली है। उन्हें कोई मौसम विभाग सूचना नहीं देता है, ना वो मोबाइल देखती हैं, लेकिन उनको पता चल जाता बारिश होने वाली है। पुराने समय में जब ये मौसम विभाग नहीं था, मोबाइल नहीं था, संचार के साधन नहीं था, तो पुराने लोग इसी तरह घटनाओं देख के ही मौसम का अनुमान लगाते थे। दिन बादल रात तरैया, हा प्रभु तू का करैया, कहावत थी। यदि दिन में बादल हो और रात में तारे निकल आए तो लोग मान लेते थे अब सूखा पड़ने वाला। तो इस तरीके से लोग प्राकृतिक, तो यहाँ पर दादुर का कंठ खुला, बारिश बादल करके तो मेढक जो है टर टर करने लगे। मेढक कहाँ रहते, जमीन के अंदर चले जाते हैं, बारिश होने को होती वैसे ही बाहर निकल कर आ जाते हैं। दादुर का कंठ खुला, मेघ बजे, धरती का हृदय धुला। अब जब मेघ बजे, बिजली कड़की, मेघ बजे, बारिश हुई, मेढक टर्राने, तो धरती का हृदय धुला। जब बारिश होती तो क्या होती, धरती धुल जाती है। आप देखो गंदा संदा पड़ा हो, ये आधा घंटा जम के बारिश हो जाए, सड़कें और जमीन सब साफ, सब बह के दूर चला जाता। तो यहाँ पे उसको कहा गया धरती का हृदय धुल गया। मेघ बजे, पंख बना हरि चंदन। अब देखिए जब कविताएं पढ़ते हैं तो शब्दों का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। अगर दादुर में पता नहीं है कि दादुर क्या होता है तो हम कविता का अर्थ नहीं समझे। दादुर यानी कि मेढक, मेढक का पर्यायवाची है।
पंख बना हरिचंदन। अब पंख क्या है? पंख होता है कीचड़, कीचड़ को पंख कहते हैं। कीचड़ में कमल खिलता है इसलिए उसको पंकज कहते हैं, कमल का पर्यायवाची पंकज। तो पंख होता कीचड़, पंख बना हरिचंदन। तो यहाँ पे कीचड़ कौन सा? जब पानी बरसता है, जो सूखे खेत पड़े होते हैं, जब घंटों पानी बरस जाता है, उस समय अगर खेत में तुम मेड़ पे चल रहे हो और पैर स्लिप हो जाए तो पैर कहाँ घुस जाएगा? मिट्टी में, अंदर चला जाएगा। मिट्टी कैसी हो जाती है? दलदली है, कीचड़ की तरह। खेत कैसे हो जाते हैं? तो वो जो कीचड़ है वो इतना मुलायम हो जाता है, पैर रखते ही पैर घुसता चला जाता। तो उसको बताया गया हरिचंदन। तो भगवान जी के लिए पूजा के समय जो चंदन घिसा जाता है, तो चंदन भी वैसे ही जब पानी डाल के उसको रगड़ो तो वैसे ही हो जाता है। वैसे ही वो भगवान का हरिचंदन कहा गया। तो जो खेत हो जाते वो कीचड़ जो है वो हरिचंदन के समान, कवि ने कहा हरिचंदन तरह बन जाता है। जहाँ चाहो हाथ लेके मिट्टी उठा लो है। चंदन सूखा हो उसमें उंगली रगड़ते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। पानी डालो उसको रगड़ो, फिर उसमें से उंगली लगाओ तो चंदन लगा लो। तो वो जो है हरिचंदन बन गया। मेघ बजे हल का है अभिनंदन। पुराने समय में हल से खेती होती थी, बैलों के द्वारा जो खींचे जाते थे। अब हल कौन सा है? ट्रैक्टर वाला। हल कौन सा है? ट्रैक्टर वाला। पहले हल होते थे किसान, बारिश हो जाती थी, किसान अपने बैलों को लेके बारिश का इंतजार करते थे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे ट्यूबवेल इंजन होते नहीं थे, बारिश के इंतजार में होते थे। बारिश हो गई बस हल और बैल को लेकर खेतों की ओर चल देते थे। तो हल का है अभिनंदन। बारिश होने के बाद जो हल है उसका अभिनंदन हो रहा। अभिनंदन क्या? उसको जो है उसमें तिलक लगाया जा रहा है, उसकी पूजा की जा रही है। पहले किसान जब खेती शुरू होती थी हल की पूजा करते थे, क्योंकि अब खेत जोता जाएगा हल से, उससे फसल पैदा हुई। हल को जो है हल की बैलगाड़ी इसकी पूजा होती थी। तो हल का है अभिनंदन, उसको रोली चंदन लगाया जा रहा, चावल लगाए जा रहे हैं। मेघ बजे धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। तो यहाँ पर मेघ केवल मेघ बजने का सिर्फ ये नहीं, बादल बरस गए, उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं कि पंख बना हरिचंदन, हल का है अभिनंदन, दादुर का कंठ खुला, धरती का हृदय धुला, इतनी चीज़ें हो गई। तो ये कवि ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से मेघ, बारिश के ऊपर, बरसात को, बादलों के ऊपर इतनी अच्छी कविता तैयार कर दी। ठीक है। फूले कदम, अब उसी का अगला भाग, एक दूसरा भाग कहें। फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम। फूले कदम, कदम का वृक्ष होता है वो, ज़्यादातर ये वृक्ष जो है वृंदावन में, मथुरा में पाए जाते। कदम का वृक्ष जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे। तो फूले कदम, तो वो जो वृक्ष है उसमें फूल आ गए। अब बारिश हो गई, सावन का महीना चल रहा है, सावन शुरू हो गए। सावन के सोमवार कौन कौन व्रत रहता? कोई रहता? सावन के सोमवार व्रत बहुत जरूरी होता रहना, बच्चों को भी रहना चाहिए। अरे कुछ संस्कार सीखो, अपने धर्म से जुड़ो। ये सिर्फ खाना ही पीना जीवन थोड़ा ही है। अभी कुछ नहीं समझ में आता, एक समय के बाद ये सब चीज़ें समझ में आती हैं, ये सब चीज़ें क्यों जरूरी हैं। आपके माता पिता आपको नहीं बताते हैं, वो खुद नहीं करते हैं, तो आप कहाँ से सीखेंगे? एक समय के बाद समझ में आता है कि नहीं, बहुत देर हो गई, अब देर नहीं करनी है। तो सावन के सोमवार सभी लोग व्रत रहते हैं, उसके वैज्ञानिक कारण है। सावन के सोमवार में व्रत रहना ये कोई सिर्फ धार्मिक कारण नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी पूजा पाठ बनाएगी वो सिर्फ विशुद्ध वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित है, कोई अंधविश्वास, कोई वो नहीं है वैज्ञानिक पे। तो सोमवार के व्रत रहना क्यों जरूरी? खासकर सावन में। सावन में स्वास्थ्य बहुत खराब होता है, सावन में बारिश होती है, संक्रमण बहुत फैलता है। उस समय शरीर को इन रोगों से लड़ने के लिए बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। क्या खाना क्या नहीं खाना, सावन में एक सप्ताह में एक दिन व्रत रहना, तब स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो बंगाली डॉक्टर और अवस्थी डॉक्टर जिंदाबाद, अस्पताल भरे रहते हैं। इन दिनों क्यों भरे रहते हैं? क्योंकि लोग जो है परहेज ही नहीं करते हैं। तो इस बहाने पूजा पाठ भी हो जाती है। और सावन, हमारे यहाँ सावन में जो है दूध दही खाना बंद कर दिया जाता था। भैंस, सावन में जो भैंस जो है दूध शिव जी पे क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? क्योंकि सावन में पहले, अब तो लोग घरों में खिलाते, पहले लोग भैंसों को चराते थे। तो सावन में बारिश होती थी तो पहली बारिश जो होती थी वो केमिकल युक्त होती थी, घास सब केमिकल युक्त हो जाती थी। तो भैंस वो खाती थी घास, तो भैंस का दूध भी केमिकल युक्त हो जाता था। तो ये सबके पीछे वैज्ञानिक कारण है। तो कम से कम सावन सोमवार व्रत रहना चाहिए, धर्म समझ के रहो या विज्ञान समझ के रहो। तो सावन का महीना चल रहा, फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम। तो अब कंदुक, इसका जो कदम का वृक्ष है उसमें क्या हुआ? भादो सावन में बारिश होती है तो फूल आ गए। फूल कैसे हैं? गेंद के समान। फूल कैसे हैं? गेंद के समान फूल हो गए। सावन बीता, अब सावन भी चला गया, बादल का कोप नहीं रीता। बादल उसी स्थिति में बरस रहे अब भी। अब देखिए वही बात की शुरू में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन बहुत दिनों बारिश होती रहती। देखिए कितनी घटनाएं घट रही, कितने मकान गिर रहे, कितनी भूस्खलन हो रहा है। लेकिन ये पर्यावरण संतुलन, बारिश कितनी भी वो अच्छी बात है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा? बारिश नहीं हो रहा। अब पहाड़ियों पर लोगों ने मकान बना दिए, रिसोर्ट बना दिए, जंगल सब काट दिए, इसलिए खिसक रहे हैं। बारिश तो जितनी अच्छी हो, साल में 4 महीने बारिश होती है, बारिश जितनी अच्छी हो उतनी अच्छी बात।
तो लेकिन अब हम लोगों की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, इसलिए ये सब कहीं भूस्खलन हो रहा, कहीं लोग मर रहे, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। इसमें सावन का कोई दोष नहीं, ना बारिश का दोष है। कभी यहाँ कह रहा है कि सावन बीता, सावन भी चला गया, लेकिन बादल का कोप नहीं रीता। बादल की जो नाराजगी है अब भी चिल्ला चिल्ला के बरस रहे हैं। जाने कब से वो बरस रहा, अब ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। कौन तरस रहा? मन कहता है छूले कदम, फूले कदम, फूले कदम। तो बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक। नाहक जो है एक पक्षी होता है, यहाँ पर आंखों से नाहक वो क्या होता है, वो सिर्फ जो है पपीहा पक्षी जो होता है, वो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, बूंद गिरती है, उसी को पीती है वो। अब बारिश खत्म हो तो तब उस जो है वो पिए, तो बारिश खत्म ही नहीं हो रही है, वो आसमान की ओर ललचाई आंखों से देख रहा है। जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छू ले कदम। और कभी कह रहा, मेरा मन कह रहा है कि अब जो कदम का वृक्ष छू लें, उन गेंदों को तोड़ें, छू लें, उनके साथ खेलें, उस कदम के वृक्ष पर बैठें, क्योंकि वो हरा भरा है। फूले कदम, फूले। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने प्राकृतिक दृश्यों को, सावन के महीने को क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी, सारा कुछ इस कविता के माध्यम से बताया। ठीक है। बिजली चमकी कड़ कड़, बादल गरजा गड़ गड़ गड़, पानी बरसा तड़ तड़ तड़, नानी बोली पड़ पड़ पड़। तो देखिए ये जब पानी बरसता है बहुत कितनी तेज, हमारे घर में अगर छत पे टीन पड़ी हो, पहले गांव में हमारे छत पे टीन पड़ी थी, लेंटर नहीं था, तो पानी जब बरसता था तो पड़ 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 आवाज होती थी, पता चल जाता था बारिश कितनी तेज हो रही। लेकिन जब हल्की भी बारिश होती तो टीन पे बहुत ज्यादा आवाज होती है, तो रात में सो नहीं पाते, पड़ 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 पड़। वही कह रहा है कि बिजली चमकी कड़ कड़ कड़, बादल गरजा गड़ गड़ गड़, पानी बरसा तड़ तड़ तड़, नानी बोली पड़ पड़ पड़। निम्नलिखित शब्दों के तुकांत खुला, हरिचंदन का अभिनंदन, खुला का धुला, दमक का चमक, रीता का बीता, बरस का तरस, झूले का फूले। ठीक है। तो कविता में इन शब्दों का प्रयोग होता है। इनमें नाहक शब्द का प्रयोग हुआ, ये सब अरबी भाषा का है। ना उपसर्ग लगा हुआ है, ना उपसर्ग रहित, इस तरह और भी रखिए, जैसे ना समझ, नाहक। यहाँ मैंने नाहक को इस पक्षी के तौर पर लिया, या नाम नहीं लिया है। ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, तो नाहक उसी के लिए बात की गई।